गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है मेरे स्टोरी को सुनने वाले माय डियर स्टोरी लवर्स। तो चलिए आप सबको स्टोरी सुनाते हैं। और आप सबको एक नई स्टोरी स्टार्ट किया था मैंने, मोहब्बत मुझे तुमसे नफ़रत है, ऐसा कुछ स्टोरी थी। मतलब नाम था स्टोरी का, आप सब थोड़ा समझ लीजिए। अब मैं स्टोरी को थोड़ा सा इंट्रो में कल थोड़ा सा अलग वे में बताया था, और आप सब सुने भी थे। जिन जिन को ये स्टोरी अच्छी लगी उनके लिए मैं धन्यवाद तहे दिल से कहूँगी। तो चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, ये स्टोरी आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितनी चीज़ें बुरी लग रही हैं, जो भी हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और मुझे जो सही लगा अपने हिसाब से मैं उस पर अपना ओपिनियन दे दूँगी। तो चलिए इस चीज़ को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं। इसका ये पहला पार्ट है जिसको मैं एकदम विस्तार पूर्वक पूरे डिटेल के साथ रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, और आपको भी यकीन होगा, और आप सब बिल्कुल इस स्टोरी को सुनने के लिए बेकरार होंगे, उम्मीद यही करते हैं। चलिए सुनते हैं स्टोरी में क्या हुआ था। वधु के बारे में आपने जान ही लिया था, तो वधु अब स्टोरी से आगे बढ़ते हैं, मतलब वो इंट्रो से आगे बढ़ते हैं। वधु अपनी दादी के साथ मधुपुर में रहती थी। उसके माता पिता और उसकी दादी को छोड़ के चले गए थे। ऐसा होता है उनके स्टोरी में कि उनके जो माँ पिताजी होते हैं वधु के, वो छोड़ के चले गए होते हैं शहर, और शहर से वो उनको लेने तक नहीं आए होते हैं। उनकी दादी गीत, दादी का नाम गीत है, और दादी काफ़ी अच्छी हैं। कहते हैं ना, समझदार सुलझी हुई, पर कुछ कुछ बातों में वो थोड़ी उलझी हुई हैं। उनकी दादी माता क्या कहती हैं, जो आगे की स्टोरी है। दादी गीत ने उसकी देखभाल की, और उसने अपनी ताकत और साहस से बड़ा किया वधु को। मधुपुर के लोग अक्सर मायावन जंगल के बारे में बात तो करते थे, जहाँ एक रहस्यमय भेड़ियों की रानी रहती थी। आप सब ये स्टोरी थोड़ा सा अलग है, मैंने थोड़ा सा अलग ट्राई किया है, तो उम्मीद है आप सबको पसंद आए। उसका नाम भृथि था। भृथि जो भेड़ियों की रानी थी। किसी को नाम नहीं पता था, बट मैं एज अ कैरेक्टर बता देती हूँ, उसका भृथि नाम रखा है मैंने। भृथि था, और उसके बारे में कोई डरावनी कहानियां ऐसे नहीं है कि प्रसिद्ध नहीं थी, बहुत सारी कहानियां थी जो प्रसिद्ध थी उसके नाम से, भृथि के नाम से। या यूँ कह ले कि भेड़ियों की रानी चीज से उसके कई किस्से, कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध थी उस जगह पे। ठीक है। वधु के मन में हमेशा से ही मायावन जो जंगल था, मायावन के जंगल के प्रति जिज्ञासा रहती थी। वो जानना चाहती थी कि उस जंगल में ऐसा क्या है, लोग ऐसी बातें क्यों बनाते हैं। कुछ भी उसको समझ में नहीं आता था। लोग कहते थे कि भृति जंगल में राज करती है, और वहाँ की, कहते हैं ना कि एकदम भयानक प्राणी है, जो लोग को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा लोगों का मानना होता है कि वो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। और उसके नाम से ही लोग इतना डरते थे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी, बस वो शब्दों में ही रह जाता था। लेकिन वधु ने कभी वृति को देखा नहीं था, उसने देखा नहीं, जाना नहीं। उसके दिमाग में हमेशा ये बातें चलती रहती थी कि जब किसी ने देखा नहीं है तो ये कैसे हो सकता है, ये कोई इतना डरावना हो सकता है, ऐसा ये सच बात है झूठ बात है। उसके दिमाग में ये कहानी, क्योंकि उसके पहले जो सिपाही ने उसको जो जानकारियाँ दी, वो आधी अधूरी जानकारियाँ होती हैं, जो कि उसने कभी समझा ही नहीं होता है। उस बात पे वो ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी होती है। इसलिए उसने अपनी दादी से इसलिए उसने अपनी दादी से इसके बारे में अधिक जानकारी अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश की। कोशिश करने के बाद उसको परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, अब तो जैसे जैसे आप स्टोरी सुनेंगे वैसे वैसे आपको स्टोरी समझ आती चली जाएगी, मैं आपको स्टोरी समझाती चली जाऊंगी। एक दिन वधु ने अपनी दादी से पूछा, दादी भृति के बारे में आपने क्या सुना है, क्या सच है, क्या आप कुछ जानती भी हैं या नहीं, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। तो हमारी जो वृद्धि होती है, सॉरी हमारी वधु जी होती हैं, वो ये अपनी दादी से पूछे जा रही होती हैं, ये बात सच है, क्या सच में
कहानी या जो सुनते हैं इतना भयानक है। जब वधु ये सवाल कर रही होती है, उसके दिमाग में ये जो सवाल होता है वो बस वो जानना चाहते हैं कि ये सच है या झूठ है। कहानी को सेकंड शिफ्ट पे लेके जाते हैं, सेकंड सीन पे। तो सेकंड सीन ये होता है कि गीता जी गीता जी ने बड़े गंभीर होके उसको जवाब देती हैं। हाँ वधु, पृथ्वी एक बहुत ही खतरनाक प्राणी है। उसने कई लोगों को जंगल में खोने पे मजबूर कर दिया है। उसका ये एक अलग रूप सब जानना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं उसके बारे में कि क्या है, कैसे है। लोग कहते हैं कि वो रात में भेड़ियों की तरह गरजती है और उसकी आंखें अद्भुत चमकती हैं। जो लोग देखे तो नहीं है, बस बातें करते हैं। वधु उत्सुकता से पूछती है, क्या किसी ने उसे देखा है दादी? जब उसके दिमाग में ये सवाल होता है और वो अपनी दादी से ये सवाल करती है, गीता जी गीता जी सर हिलाती हैं। बहुत कम लोगों ने उसको साक्ष्य रूप में देखा है, या यूँ कह लें कि उसको आमने सामने से देख पाया है कोई। बहुत कम लोग, जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में आती है और जंगल के चारों ओर घूमती रहती है। सिर्फ बातें ही होती हैं, बातें। वधु सुन रही होती है अपनी दादी की, तो उसके दिल में और भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ रही होती है। जब वो उत्सुकता बढ़ रही होती है और उसके बारे में जानने की, ये जैसे-जैसी बातें ख़त्म हो रही होती हैं, फिर शाम ढल चुकी होती है। दिन की बातें जब बिजली कड़कने से शुरू हुई होती है और ये उसके दिल में जो उत्सुकता होती है, वो पूछते-पूछते शाम ढल चुकी होती है। जैसे ही शाम ढलती है, ये बातें ख़त्म होती हैं और उसकी दादी कहती है कि, "वधु, बस अब रहने दो बेटा, अब ये बातें हम कल करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है और चलो खाने का तैयारी करते हैं।" दादी और पोती में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार भरपूर था एक दूसरे के लिए। एक दूसरे को वो इतना प्यार करते थे कि कोई एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाता। और वधु के दिमाग में जब पृथ्वी की जो कहानी उसके दिमाग में जाती है, तो पृथ्वी ऐसा है क्या? उस जंगल में, मायावन जंगल एक एकदम रहस्यमय जगह होती है। फिर वो थोड़ी देर बाद अपनी बातों से अलग पाते हुए खाना बनाती है। बहुत अच्छे से खाना बनाने के बाद वो ले जाके टेबल पे खाना लगाती है और अपनी दादी को आवाज़ देती है, दादी खाना बन गया है, आ जाइए। दादी हाथ में लकड़ी लिए हुए और हाथ को लकड़ी से ठिकठिकाते हुए वो आती हैं। जब जब आते वक्त वो लकड़ी की आवाज़ ठक ठक करके आ रही होती है, तो वो समझ जाती है कि उसकी दादी आ रही हैं। वो प्लेट में खाना उनके लगाती है और अपने प्लेट में भी डालती है। वो दोनों ही उस पूरे घर में बस 2 लोग रह रहे होते हैं। बाकी कहने के नाम पे परिवार तो होता है, मगर उस वक़्त कोई मौजूदा हालात जो होता है वहाँ पे कोई नहीं होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ये सोचते हैं कि हम शहर जाएँगे, शहर जाके हमारी उत्पत्ति होगी, हम बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। छोटे कस्बे में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। कोई बड़ी चीज़ें करने का कोई जगह ही नहीं है, कुछ सामान ही नहीं है। इस खोज में बहुत से लोग शहर तो जाते हैं, शहर से बहुत कम लोग वापस आते हैं। ये सारी बातें वो अपनी दादी से सुन तो लेती है और उसके दिमाग में ये सारी बातें चल भी रही होती हैं। वधु बस वो बोलती नहीं है अपने शब्दों को, बस वहीं पे रोक के रखती है और चुपचाप दादी के साथ बैठ के वो खाना खाने लगती है। खाना खाते उसके मन में एक और विचार आता है कि वो दादी से पूछे, पर वो रुक जाती है। चुपचाप जो टेबल पे बैठे होते हैं उस वक़्त चम्मच और प्लेट की आवाज़ ज़्यादा होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक स्माइल पास करते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद उन दोनों का खाना ख़त्म होता है। दादी जो होती हैं कहती कि बेटा जाके सो जाओ तुम, रहन रहने दो ये सारे बर्तन, सुबह धुल जाएँगे। कांता आती है वो धो देगी, रख दो बर्तन और जाके आराम करो। पूरे दिन तुमने बहुत काम किया है।
अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अभी बहुत बहुत वक़्त है कि तुम बहुत सारे काम कर सकती हो। ये बातें सुन के वधु थोड़ा-सा उसको रिलैक्स होता है और जो खाना खाया हुआ बर्तन होता है वो उठाती है और ले जाके वॉश बेसिन में रख देती है। जैसे ही जैसे ही वो रखती है बर्तन, उसके बाद अपने काम को ख़त्म होते हुए देख के थोड़ा-सा वधु को अच्छा भी लगता है और वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाती है, अपना बिस्तर लगा हुआ देखती है और सब कुछ उसके कमरे में सेट होता है। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होता और बहुत परफेक्ट तरीके से रखा होता है। वो आती है और फिर सोचती है कि नहीं, दादी के पास जाके एक बार पूछ लेती है कि उन्होंने दवाई ली या नहीं। वो वापस अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद वो चली जाती है अपने दादी के पास। जैसे ही वो अपने दादी के पास पहुँचती है, अपने दादी से कहती है कि दादी, आपने दवाई ली? क्योंकि गीता जी जो होती हैं, वो बीपी पेशेंट होती हैं और का बढ़ती हुई एज, कहते हैं ना कि जब एज बढ़ती है, उम्र ढलता है, तो शुगर, बीपी ये सारी बीमारियाँ होना एक आम बात होती है। गीता जी कहते कि नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। तो कहते कि मुझे पता था कि आप नहीं लेंगी। उसके हाथ में एक ग्लास होता है जिसमें पानी रखा हुआ होता है और ले जाके देती है और दवाइयाँ अपने हाथों से निकाल के अपनी दादी के हाथों पे रखती है। कहती कि तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। कहती कि वही मैं सोचती हूँ, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं, आपको रखना पड़ेगा मेरे लिए। तो कहती कि हाँ, ज़रूर बेटा, तुम्हारे लिए ही तो अपना ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। कोशिश यही है कि तुम कभी भी अकेले ना पड़ो और तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे बारे में थोड़ा तो सोचें और तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करें। फिर बातों को काटते हुए वधु कहती कि दादी, आप ये सब बातें रहने दो ना, आप ये दवाई लो और आराम करो। वो दवाई देती है, दवाई लेने के बाद गीता जी अपने बेड पे लेटती हैं। उनके पैरों को वो ब्लैंकेट से कवर करती है और ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खिड़की का दरवाज़ा होता है, वो जो बंद होता है, उसको खोलने के लिए जा रही होती है तो दादी बोलती हैं, गीता जी, कि रहने दो, वधु मत खोलो दरवाज़ा। मुझे ठीक लग रहा है, अभी मुझे ठंडी महसूस हो रही है बारिश की वज़ह से, इसलिए दरवाज़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ठीक है दादी, मैं चलती हूँ। ये बोल के अपने कमरे में आ जाती है। जैसे ही अपने कमरे में पहुँचती है और अपने कमरे में बैठती है, बैठ के उसको बड़ा आराम सा फ़ील होता है। जैसे आराम सा फ़ील होता है, वो लेटती है और साइड में जो ड्रॉअर होता है, वहाँ पे एक बुक रखी होती है, उसको उठाती है अपने हाथों में उठाती है और उसको पढ़ना स्टार्ट करती है। धीरे-धीरे वो पढ़ते-पढ़ते उसको कब नींद आ जाती है, अब कब वो सो जाती है उसको समझ नहीं आता है। उसकी आँखें बंद हो चुकी होती है और किताब उसके सीने पे होता है। वो ऐसे ही लेटे-लेटे उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि कब नींद आई, कब वो सोई और क्या कुछ हुआ। जैसे ही वधु सोती है, उसकी आँखें बंद होती हैं। वो प्रॉपर सो रही है या थोड़ा सो रही है, कम सो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर वधु अचानक से जब ये इस तरह से सो रही होती है, जब उसके सोने के बाद अब क्या होता है, वो बताते हैं। वधु सोचते हुए मायावन के जंगल जाने की बात, वो अपने दिमाग में अब सोच रही होती है कि शायद वो मायावन जंगल जाए और अपने सवालों का जवाब लेके आ जाए। मगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि इतना आसान था, वधु मायावन चली जाए और उसके बारे में सब कुछ जान के पूछ के चली आए? ऐसा तो नहीं है ना? हलवा तो नहीं है? रिद्धि के रहस्य को खोजने की कोशिश करेगी। वधु के दिमाग में जो सवाल आया होता है, वो वृत्ति की रहस्य को खोजने की कोशिश में वो जुटी होती है। उसके मन में ये सवाल चल रहे होते हैं। उसने अपनी दादी से ये विचार साझा किया, गीता जी से। लेकिन गीता ने उसे सावधान किया कि ये यात्रा खतरनाक हो सकता है और उसे विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। वधु वृद्धि जो होता है ना कि उसके दिमाग में अब एक बार चली गई तो चली गई। बस वही बात थी। दादी की बात हो सकता है कि सही भी हो या ना भी हो, मगर उन्होंने जो बोला कि सतर्क रहना चाहिए। वधु बहुत चालाक है, गीता जी बोलती हैं, शक्तिशाली है,
आगे वो बातों को बढ़ाते हुए गीता जी ने उसे चेतावनी दी, "तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा ध्यान रखना होगा और जल्दी से जल्दी वापस आना होगा।" जल्दी से जल्दी वापस आना होगा मतलब? मधु समझ नहीं पा रही थी। अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं सेकंड स्क्रीन पे, और आप उसके आगे सुनिएगा और बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। वधु ने दादी की सलाह को मानने का वादा किया और जंगल में जाने का निश्चय किया। मन ही मन वो सोच चुकी थी कि अब वो जो भी करेगी बड़े सावधानी और जल्दी वापस आएगी जंगल से। वो जब अपने कमरे में होती है तो वो सोचती है कि अगर वो जा रही है जंगल के इस जगह पे जा रही है तो उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसने अपने साथ कुछ आवश्यक सामग्री लेने की ज़रूरत महसूस हुई, जैसे कि टॉर्च, पानी बोतल और तेज चाकू, कि कभी उसको ज़रूरत पड़े तो अपनी मदद वो खुद की कर पाए। पर अभी उसके साथ क्या क्या होने वाला था वो खुद इस बात से अनजान थी। उसने रात को उसने रात को जाने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया कि भैया अब हम रात को तो चले ही जाएंगे। उसने रात को जंगल की ओर जाने का निश्चय किया, क्योंकि भृति के बारे में कहा जाता था कि वो रात में सबसे अधिक सक्रिय होती है, मतलब कहते हैं ना कि एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। रात के समय वधु ने अपने घर से निकलकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। हवा ठंडी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। वधु ने अपने दिल को मजबूत किया और अपने सफ़र को जारी रखा। जैसे ही वो जंगल के नज़दीक पहुंची उसने सुना कि कहीं से भेड़ियों की आवाज़ आ रही है। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। जैसे जैसे वो जंगल में गहराई में पहुंचती गई, वहाँ और अधिक सावधान होने की उसको ज़रूरत महसूस होती गई। जंगल के पेड़ ऊंचे थे और उसकी छाया से जो अंधेरा बन रहा था वो और गहरा बन रहा था। पेड़ की जो छाया से होता है ना कि परछाइयों से जो बन रहा होता है और गहरा अंधेरा बना रहा होता है। वो दोनों अपने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बना हुआ था। ये डर कैसा था उसको भी नहीं समझ आ रहा था। तभी उसने एक विचित्र आवाज़ सुनी जो जंगल के दूसरी ओर से आ रही थी। ये किसकी आवाज़ है? कौन है? उसके दिमाग में ये सवाल आया, कौन है? आवाज़ ये कहाँ से आ रही है? वहाँ वो होता है ना कि वो आवाज़ भेड़ियों की गर्जन की थी। जो जब भेड़िया जब होता है ना कि फुल मून होता है ऐसा टाइप्स, वहाँ पे भेड़िया गरज रहे होते हैं। कि गर्जन की आवाज़ इस तरह से थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। वधु सारी चीज़ों को अपने दिमाग को खोल के ये सारी चीज़ें समझना चाह रही होती है कि ये चल क्या रहा है। वधु ने टॉर्च की रोशनी के साथ उस दिशा में देखा और उसने एक क्या देखा? जोड़ी, कहते हैं ना कि एक जोड़ी चमकती हुई आँखों को देखा। वो आँखों को देख के मतलब होता है ना कि हल्का-सा उसके दिल में डर और ज़्यादा गहरा हो गया था। वो आँखों के अंधेरे में तेज चमकती देखकर वो डर सी गई थी। ये किसकी आँखें हैं? और ये जो टॉर्च की रोशनी जब उस पे पड़ी थी तो उसकी आँखें और ज़्यादा चमक गई थी। मधु को लगा कि ये वृद्धि हो सकती है। उसके तुरंत दिमाग में यही आता है कि ये वृद्धि हो सकती है। जब ये सोच के वो आगे बढ़ती है या पीछे बढ़ती है, उसके दिमाग में ये सवाल तो होता ही होता है, बट वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब इस बात पे सोच रहा होता है। चलिए, वधु ने एक गहरी सांस ली और धीरे-धीरे उस दिशा में बढ़ी। अपने कदम बढ़ाए धीरे-धीरे। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने देखा कि वह एक बड़ा और भयानक आकृति खड़ी थी, जो जिस पे उसकी नज़र टिकी हुई थी। बहुत बड़ी आकृति थी। वही वृति थी, जो कहते हैं ना कि वही वृति थी, जो
जो एक भेड़िए के आकार में दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी थी। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था और उसकी उपस्थिति डरावनी थी। वधु अपने सांसों को थामते हुए और अपने गले से घूंट उतारते हुए इस तरह से जब देखती है, वृथि ने वधु को देखा और उसके करीब आई। वधु ने अपनी टॉर्च की रोशनी तेज कर दी, लेकिन वृथि उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसका एक गहरा गर्जन, उसकी गहरी आवाज, जिससे वधु के कानों में दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी जगह से हटने से इनकार कर दिया और वृत्ति को ध्यान से देखा। वो बड़े ध्यान से देख रही थी उस आकार को। ये बड़ी आकार की कुछ चीज है और वो देख रही थी। वृत्ति को वृत्ति ने अचानक वधु से बात की। उसकी आवाज सुन के वधु एकदम चौंक गई। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। तुम कौन हो? क्यों आई हो मेरे जंगल में? वृद्धि ने पूछा। वधु ने साहस जुटाया और कहा, मैं वधु हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे बारे में जानने के लिए आई हूँ। लोग कहते हैं कि तुम बहुत भयानक हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम सच में कैसी हो। वृद्धि ने वधु को घूर कर देखा और उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आई। लोग जो कहते हैं वो सच है, उसने कहा। मैं भयानक हूँ, लेकिन मेरे पास कारण है। तुम मेरे जंगल में आई हो और अब तुम यहाँ से जाना चाहिए। जब उसके मुंह से ये शब्द वधु सुनती है, वधु अब बस सोच रही होती है कि इतना बड़ा आकार और कोई इस तरीके से बात कैसे कर सकता है। उसके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होता है कि ये इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती है। पृथ्वी की बातें सुनकर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये इंसानों से भी बात कर सकती है। शायद नहीं, या शायद हाँ। वधु ने सोचा कि वृत्ति के साथ बातचीत करके वो उसके रहस्य को समझना चाहती थी। शायद वो समझ भी जाए। तुम्हारे कारण क्या है? उसने पूछा। वधु ने। तुम क्या चाहती हो? कि लोग तुमसे डरें? वृद्धि ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद की। मैं जंगल की रक्षक हूँ, उसने कहा। लोग मेरी शक्ति को नहीं समझते और मेरे जंगल में पहुंचते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे अपने घर की रक्षा करनी है, इसलिए मैं उन्हें डराती हूँ। जब ये सारी बातें सुन रही होती है वधु, बस उसके गले से एक घूंट उतर रहा होता है। जब उसके गले से एक घूंट उतर रहा होता है तो एक अलग ही सोच वधु के दिमाग में उपज रही होती है। एक अलग ही सवाल उसके दिमाग में उपज रहा होता है। वधु ने सोचा कि वृद्धि को गलत समझा जा सकता है या समझ रहे हैं लोग। शायद वो जैसी है वैसे लोग नहीं समझते। शायद लोग तुम्हारी वजह से डर रहे हैं या डराए जा रहे हैं। लेकिन अगर वो समझने की तुम दंगल की रक्षक हो, शायद वो तुमसे ना डरे, तुम्हारा आदर करे, उसने कहा। वधु ने। वृद्धि ने वधु की बात पर विचार किया और कहा, शायद तुम सही हो वधु। मैं लोगों से नफरत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने जंगल से दूर रखने के लिए डराती हूँ। ये बात सुन के वधु थोड़ी सी हैरान हुई। थोड़ी सी उसके चेहरे पे और संजीदगी आई और उसके माथे से जो सिकन थोड़ा थोड़ा घट रहा था, अब अचानक से वो बढ़ गया। ऐसा क्यों?
वधु से अपनी बातों को रखते हुए कहती है, वधु बोल रही होती है। वधु ने वृद्धि के साथ बात करके उसे समझने की, लोगों को उसकी ज़रूरत है और वो उन्हें जंगल की रक्षा करने में मदद कर सकती है। वधु से जब ये वृद्धि बात कह रही होती है, वृद्धि ने वधु के विचार पर, होता ना कि शब्दों पे विचार किया, जंगल में रहने की अनुमति दी। उसको लगता है कि शायद वधु उसकी कुछ मदद कर सके। तुम सही कह रही हो, वृद्धि ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए स्वीकार करती हूँ, लेकिन याद रखना, ये जंगल खतरनाक है और तुम्हें अपनी रक्षा के लिए सावधान रहना होगा। ये बातें वो सुन लेती है। वधु, वृद्धि ये सब कह रही होती है तो अब एक ही सवाल होता है। वधु वृद्धि के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने का निश्चय तो किया होता है। उसकी यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी होती है। बहुत सारे रहस्य और उसकी शक्तियाँ समझने की ज़रूरत होती है और उस दिशा में अगला कदम वधु ने बढ़ा दिया होता है। वही जंगल में गहराई और सोच समझ, एक अलग प्रथा, एक रक्षा, एक बुद्धि, ऐसी सोच। जैसे ही वधु ये सब सोच रही होती है, अचानक से एक विशालकाय जानवर उसके सामने आता है और उसको डरते हुए हमारी वधु का नींद खुल जाता है। जो वो सोते हुए ये सपना, एक कह सकते हैं डरावना, अच्छा, सुंदर, सारे इसमें रूप होते हैं। इन सब रूपों को वो जीते हुए जब उसकी आंखें डर के मारे खुलती हैं, जब डर के मारे उसकी आंखें खुलती हैं, पहली नज़र उसकी पड़ती है घड़ी पे, और जो उसके सीने पे किताब रखी हुई होती है, वो अपने सीने से हटा के वो साइड में रखती है और देखती है कि रात के 2 बज रहे हैं। और उसकी घबराहट, उसका डर उसके चेहरे पे पसीना बन के भीतर-भीतर बिखरा हुआ होता है। वो अपने हाथों से पसीने को साफ करते हुए कहती, ये कैसा सपना था? और मैं मायावन जंगल गई थी। क्या सच में मैं दादी से इस तरह से कह पाऊंगी? मुझे नहीं लगता। और दादी मुझे ऐसे जाने देंगी? सपने कितने अच्छे होते हैं ना, जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। मगर बस फ़र्क इतना होता है कि देख तो सकते हो मगर पूरा उस तरीके से नहीं कर सकते। वधु मन ही मन ये सोच के हंसते हुए, अपनी घबराहट को थोड़ा दबाते हुए, अपने माथे से और अपने चेहरे से पसीना को साफ करते हुए, अपने दुपट्टे से वो अपने बेड से उतरती है और चप्पल पहनते हुए, जो स्लीपर होता है उसके बेड साइड, वो उसको पहनते हुए कहती कि शायद मैं थोड़ा रूम में हूँ इसलिए घबराहट हो रही है, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत है। वधु ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचती है। वधु डर के मारे अचानक जग जाती है। उसे इस बात से तो डर लगा ही होता है। रात के 2 बज रहे होते हैं। उसकी सांसें तेज हो चुकी होती हैं। उसे अजीब सा सपने की याद आती है, जो अपना सपना वो जो देखी होती है, जिससे उसे जगने के बाद, होता ना कि उसे जगने पे मजबूर कर दिया होता। ये सारी चीज़ें वधु के दिमाग में, वो अपने दिल को स्थिर करने की कोशिश कर रही होती है। अपनी गहरी सांस जो ले रही होती है उसको शांत करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं होती है। उसे एक अनजाना सा डर का एहसास होता है। उस डर में वो खुद को समेट रही होती है। उसके अंदर जो डर होता है कि ये कैसा सपना था, ये सोचते हुए घर से जब वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर की तरफ निकलती है, जब बाहर की तरफ निकलती है, घर से बाहर निकलने के बाद उसके साथ अभी क्या होता है, उसके साथ और क्या-क्या होने वाला होता है, वो सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करते हैं। वधु को लगता है कि उसे कुछ समय बाहर बिताना चाहिए, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलती है। घर के पास ही एक छोटा-सा तालाब है, जो रात में, पता है ना, रात के समय अजीब-सा रहस्यमय दिखता है। वधु तालाब के किनारे पहुँचकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है।
उसके मन में उसके सपने के बारे में चल रहा होता है। वो सोच रही होती है कि कैसा सपना था, ये मैंने क्या देखा। मैंने दादी से बात की, मगर इतना दूर तक तो मैं नहीं गई थी। सपने में उसने एक रहस्यमय, होता है ना कि परिस्थिति को देखा होता है। उस परिस्थिति को वो याद कर रही होती है, देख रही होती है, समझने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें एक अजीब-सी आकृति उसके पीछे छिपी हुई होती है। वो सपने में सारी चीज़ें बड़े साफ-साफ देख ली होती हैं, मगर जब वो जगी होती है तो वो सारी चीज़ें, थोड़ा-सा ऐसा होता है कि धुंधला-सा हो चुका होता है। उसकी आँखों के सामने वो सपना थोड़ा मैला हो चुका होता है। उसको वो कहानी साफ-साफ याद नहीं आ रही होती है। बस उसको ये याद आ रहा होता है कि एक बड़ी आकृति है जिसको वो डर के जग गई है। उसके डर के मारे उसकी साँस हलक में आ गई है। ऐसा उसने सपने में जो देखा, वो ऐसा क्या था? और जगते ही उसका सपना इतना धुंधला कैसे हो गया? उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती हैं। यही वो सोच रही होती है। वो बड़ी-सी आकृति, वो अजीब-सी आकृति जो छुपी हुई थी, वो क्या थी? उसने उस आकृति का चेहरा नहीं देखा, नहीं देख पाया होता। यूँ कह लें कि देखा भी होता है, बट उसको याद नहीं होता है। लेकिन उसकी उपस्थिति, होती है ना कि उसकी उपस्थिति ने उसे बेचैन कर दिया था। तालाब के पानी में चाँदनी की रोशनी झिलमिल-झिलमिल आ रही थी और वधु उसकी सुंदरता में खोती जा रही थी। उसे नहीं पता थी कि तालाब के दूसरी तरफ कोई उसे देख रहा है। अब वो कौन देख रहा है, उसको थोड़ा भी एहसास नहीं होता है। तालाब के दूसरी तरफ से जो व्यक्ति वधु को देख रहा होता है, वो एक छाया की तरह है। वो शांति से वधु के ओर देखे रहा होता है, देखे जा रहा होता है, देखे जा रहा होता है। उसकी हर हरकत पर नज़र रखा होता है। वधु को उसकी उपस्थिति का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उससे कोई उस पार से कोई देख रहा है या कोई उस पे नज़र रखे हुआ है। लेकिन वो उस व्यक्ति को, कहते हैं ना कि उसका दृश्य जो होता है ना, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रही होती है। उसको ये लगता है कि वो अकेले हैं यहाँ पे खड़ी हुई। वधु ने अचानक अपने आसपास के बारे में और गहराई से सोचने लगी। वो समझने की कोशिश करती है कि उस समय उस रहस्यमय आकृति का क्या मतलब हो सकता है। उसने ऐसा लगता है कि ये सपना उसके जीवन से जुड़ा हुआ है और शायद ये किसी खतरे की चेतावनी है। ये सारी बातें वधु के दिमाग में चल रहा होता है। वधु वहाँ पे तालाब के सामने खड़ी होके ये सारी बातें सोच रही होती है। उसको सोचते हुए देख के जो दूसरे किनारे पे जो होता है, इंसान होता है, क्या होता है, उसको बड़े गौर से इस बात को देखे जा रहा होता है। जब वधु तालाब के किनारे खड़ी होती है तो अचानक तालाब के पानी में कुछ हलचल होती है। वो चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है और उसे लगता है कि शायद कोई वहाँ है, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता है। जब उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, वो सोचती है कि उसने घर वापस जाना चाहिए। वो यही सोच रही होती है कि उसे अब घर वापस जाना चाहिए, लेकिन अचानक उसके कानों में किसी के कदम की आवाज़ सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता है। फिर भी वह थोड़ी देर, जो डर के मारे जो साँसें तेज़ हो रही होती हैं, वो अपने गले की घूंट उतारते हुए वो महसूस करती है कि उसे कोई देख रहा है। उसका दिल और ज़ोरों से धड़कने लगता है और वो डर से काँपने लगती है। डर के मारे जैसे वो काँप रही होती है। तालाब के पास जो छाया
वधु को देख रही थी, वो धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। वधु को कुछ महसूस होता है, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाती है, ये क्या हो रहा है? वो सोचती है कि शायद ये उसकी कल्पना ही है, लेकिन उसके मन में अनजाना डर बैठ जाता है। एक डर उसके मन में बैठा होता है, ये क्या चल रहा है? अचानक से ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है? अचानक वधु तालाब के दूसरे तरफ से कुछ चमकती हुई आंखों को देखती है। वो आंखों को देखती है अचानक से। आंखों को अंधेरे में तेज चमक रही होती है। जो उधर से आंखें जो होती हैं, वो अंधेरे में तेज चमक रही होती है और वधु की चीख निकल जाती है। जब वो चीखती है, वो समझ नहीं पाती है कि ये क्या है, लेकिन उसकी पहली प्रक्रिया ये होती है कि उसे वो वहाँ से भागना ज़्यादा सही लगता है। भागना वो चाहती है, पर कैसे भागेगी? इतना आसान है? लेकिन वो हिल नहीं पा रही होती है, भागने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो देखती है कि उसके कदम जमे हुए हैं। उसकी आँखों में जो चमकती जो होता है ना कि अलग-सी, उसकी आँखों में अलग ही चमक होती है और उसके दिल में डर और जिज्ञासा दोनों का एकदम होता है ना मिक्स होता है। वो सोचती है कि क्या ये उसके सपने में देखी गई रहस्यमय आकृति है, जिसको उसने सपने में देखा? वो खुद को सँभालने की कोशिश करती है और हिम्मत जुटाकर पूछती है, "कौन है वहाँ?" पूरी हिम्मत जुटाने के बाद जब वधु ये क्वेश्चन करती है, उसके दिमाग में ये जो क्वेश्चन आया होता है कि कौन है वहाँ? और इस बात का वो पहले निर्णय कर पाए। अब हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे और आप सब ये स्टोरी सुनिएगा और बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और हाँ, कौन है वधु को जो इस तरह से परेशान या कोई और मैटर किए जा रहा है। तो आप सबको बस इतना बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से लिखना है। प्यारे-प्यारे कमेंट्स लिखने हैं और आपको बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही मैं आप सबको इतना ही स्टोरी बता सकती हूँ। फ़िलहाल के लिए शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। जैसी भी लगी आप लिख सकते हो और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड क्या कहेंगे गुड नाइट।